हेलो साथियों, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हाई स्कूल में रसायन विज्ञान, जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 है, कार्बन एवं उसके यौगिक यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। एनसीईआरटी का जो आपका लेटेस्ट सिलेबस है उस हिसाब से यहाँ पर तैयारी करवाई जा रही है। यहाँ हम इस चैनल पर 9th से लेकर 12th तक सभी विषयों से संबंधित तैयारी करवाते हैं। अगर आपको किसी भी विषय में कोई भी डाउट हो, तैयारी करना है आपको, तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी बच्चे 9th से 10th में या जो 11th से 12th में आए हैं, इसके अलावा जो 9th और 11th में भी हैं, वो भी इस चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ 9th और 11th के भी वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे यहाँ पर। तो जरूर से चैनल पर जुड़ें। तो हम अभी यहाँ साइंस में जो आपका चैप्टर नंबर 4 है उसकी बात कर रहे हैं। इससे पहले जो चैप्टर 1, 2, 3 है वो कवर किए जा चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करके उनको जरूर देखें। अब तो यहाँ इसके आगे जो भी बच्चे 10th में और 12th में है वो अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें, ताकि जो आपका सेशन है वो लंबी दौड़ है। ये एक तरह से तैयारी अगर आप अभी से करेंगे तो आप अच्छे अंक ला सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ कार्बन एवं उसके यौगिक की। तो चैप्टर में हमने बात करी थी कार्बन की। कार्बन क्या है कि कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसकी संयोजकता 4 होती है, और 4 संयोजकता होने के साथ साथ ये सहसंयोजी बंध भी बनाता है। अब सहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी बनती है, वहां पर सहसंयोजी बंध होता है। इसके विपरीत अगर आयनिक बंध है तो वहां जो इलेक्ट्रॉन है, उनके जो मुक्त मूलक हैं इलेक्ट्रॉनों के, आयनों के द्वारा जो बंध बनता है वो कहलाता है आपका आयनिक बंध। लेकिन सहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से एक तत्व को दूसरे तत्व में दिया नहीं जाता है, सिर्फ साझेदारी होती है। और जबकि आयनिक बंध में इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है। आयनिक बंध के एग्जाम्पल क्या थे? सोडियम क्लोराइड जैसे था, और कैल्शियम क्लोराइड था, इसी तरह से। और यहाँ सहसंयोजी बंध है, मुख्यतः कार्बन के कंपाउंड होंगे। तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन आदि के साथ जो बंध बनाता है वो सभी सहसंयोजी बंध होते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। तो यहाँ हमने बात कर ली थी कार्बनिक यौगिक तक। कार्बनिक यौगिक आपकी हेडिंग पड़ी होगी। इससे पहले हमने हेडिंग डलवाई थी कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। तो कार्बन की जो सर्वतोमुखी प्रकृति है वो इस तरह से है कि कार्बन लंबी श्रृंखला बना सकता है। कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हेडिंग अभी आपको डालनी है। सर्वतोमुखी प्रकृति के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि ये आपको जानना बहुत जरूरी है। कार्बन अगर कार्बन से जुड़ता है तो एक लंबी श्रृंखला बनती चली जाती है, यानी कार्बन कार्बन कई सारे कार्बन एक साथ जुड़ सकते हैं। तो यही कार्बन की क्या होती है? सर्वतोमुखी प्रकृति के कारण ऐसा होता है। और जुड़ते क्यों हैं? क्योंकि ये सहसंयोजी बंध बनाते हैं। क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या होता है कि इसके चारों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन कहीं से भी साझेदारी कर सकता है। तो ये इस तरह से पूरी एक श्रृंखला को बनाते हुए चले जाते हैं। तो ये कार्बन की क्या हो जाती है? सर्वतोमुखी प्रकृति हो जाती है। और कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही नहीं, यानी एकल बंध ही नहीं, साथ साथ द्विबंध यानी डबल बॉन्ड, त्रिबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड तक बनाता है। तो इस तरह से कार्बन की इस तरह की श्रृंखलाएं हो जाती हैं, सिंगल बॉन्ड वाली, डबल बॉन्ड वाली और ट्रिपल बॉन्ड वाली। यहाँ कार्बन की आपको नेमिंग आनी चाहिए। कार्बन की नेमिंग क्या थी? बताई गई थी आपको। कार्बन अगर एक है तो मेथ कहेंगे, अगर 2 कार्बन है तो एथ कहेंगे, 3 है तो प्रोप, इसी तरह से ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक, अनडेक और डोडेक, 11, 12 तक चले जाएंगे। IUPAC में भी कार्बन की नेमिंग जो है वो सेम ही रहती है। तो आपको ये याद कर लेना है कार्बन की नेमिंग। तो यहाँ हम आगे बढ़ते हैं अब लेसन में। हेडिंग क्या डालेंगे आप? पहली कार्बनिक यौगिक यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं लिखेंगे इसमें। अब कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कार्बन से बनने वाले यौगिक जो होंगे वो कार्बनिक यौगिक होंगे। अब इसके साथ साथ कार्बन किनसे किनसे क्रिया कर सकता है? तो कार्बन नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन से, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन से कर सकता है, करता है। तो यहाँ वही लिखेंगे आप परिभाषा में। लिखिए, क्या लिखेंगे? वे रासायनिक पदार्थ जिनमें कार्बन परमाणु सहसंयोजक बंध के माध्यम से, कार्बन परमाणु सहसंयोजक बंध के माध्यम से मुख्य रूप से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या अन्य तत्वों से जुड़े होते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। आगे लिख लेंगे, ये मुख्यतः सजीवों, पेड़ पौधों व जीव जंतु में पाए जाते हैं। ये मुख्यतः सजीवों, जीव जंतु, पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। अब जैसे लिख लेंगे इसमें एग्जाम्पल में लिख लेंगे, जैसे ग्लूकोज, प्रोटीन, DNA, वसा आदि। इसमें ग्लूकोज का फॉर्मूला आपसे सीधा पूछा जाता है, जो कि होता है C6H12O6। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तीन होते हैं। ठीक है, और DNA तो कार्बन की श्रृंखला होती ही है। इसी तरह से फैट जो है ये भी कार्बोहाइड्रेट होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट का मतलब है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीनों चीजें। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, ये आपको याद रखना है। और एक और याद रख लेंगे यही से, शर्करा यानी कि चीनी का सूत्र ये होता है C12H14।
H22O11 यानी कि C12 है, H22 और O11। ये आपका शर्करा का सूत्र होता है, इसे आप याद रखेंगे। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ऑप्शनल में ग्लूकोज का फॉर्मूला या फिर शर्करा का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे। अगली हेडिंग रहेगी कार्बनिक यौगिकों के मुख्य प्रकार। नोट कर लेंगे इसको, कार्बनिक यौगिकों के मुख्य प्रकार। कार्बनिक यौगिकों के मुख्य प्रकार कितने टाइप होते हैं कार्बनिक यौगिकों के, ये देखेंगे। तो मुख्यतः जो कार्बनिक यौगिकों के प्रकार होते हैं वो एलिफैटिक और एरोमेटिक होते हैं। स्क्रीन पर देख रहे होंगे आप, यहाँ पर अचक्रीय या एलिफैटिक और दूसरे होते हैं चक्रीय या एरोमेटिक। अब जो चक्रीय होते हैं उसमें सम और विषम दो प्रकृतियां होती हैं, वहीं जो एरोमेटिक होते हैं वो बेंजीन श्रृंखला होती है, बेंजीन रिंग होती है। तो सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे तो चक्रीय के बारे में, चक्रीय और अचक्रीय समझेंगे। क्या है यहाँ पर कार्बनिक यौगिकों के दो मुख्य प्रकार हैं, पहला अचक्रीय या एलिफैटिक और दूसरा चक्रीय या एरोमेटिक। ठीक है, तो पहला जो है आपका अचक्रीय या एलिफैटिक। एलिफैटिक और एरोमेटिक ये बहुत ध्यान से आप समझेंगे। जो एलिफैटिक होते हैं वो अचक्रीय होते हैं। ठीक है, अचक्रीय, अचक्रीय मतलब उनकी श्रृंखला जो होगी कार्बन की वो सीधी श्रृंखला होगी। ठीक है, कैसी श्रृंखला होगी भैया, बिल्कुल सीधी श्रृंखला होगी। तो पहले इसको समझ लेते हैं। ये मान लीजिए 3 कार्बन है, ये मान लीजिए 2 कार्बन है। तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये जो यहाँ पर बॉन्ड दर्शाया गया है ये सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड में 2 होते हैं। अगर डबल बॉन्ड लिखा होता तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, साझेदारी के इलेक्ट्रॉन ये होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो दर्शाए गए हैं। और इसमें हम अगर हाइड्रोजन को जोड़ दें, हाइड्रोजन, ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, सब जगह हाइड्रोजन लिख लो। ये, और सब में हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन भी है, क्योंकि हाइड्रोजन की कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4। यही 4 इलेक्ट्रॉन ही चारों तरफ लिखे जाते हैं और यही क्या करते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है भैया, तो ये आपके बॉन्ड बना लेंगे, या इस तरह से ना दिखा करके सीधी सी लाइन दिखाई जाती है। ये आपकी संरचना यहाँ पर हमने बना दी है। अब इसका नामकरण कर लेते हैं। अचक्रीय है मतलब ये सीधा होगा, अगर जब चक्रीय की बात करी जाएगी तो वो गोल गोल हो जाएगा। अभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ। ठीक है, इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, हेक्स। और अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसमें हम जोड़ देते हैं एन, तो इसका नाम हो जाता है हेक्सेन। ठीक है, यहाँ पर 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन में हाइड्रोजन जोड़ लेंगे, सब जगह हाइड्रोजन जोड़ देना। तो कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 3 2 5 5 और 3 8। हाइड्रोजन से मतलब नहीं है, नाम लिखने के लिए क्या देखते हैं, कार्बन की संख्या जो कि है 3। तो 3 के लिए क्या लिखते हैं, मेथ एथ प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो उसमें क्या जोड़ देंगे, एन, तो ये नाम इसका हो जाएगा प्रोपेन। ठीक, इसी तरह यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ देंगे, हाइड्रोजन जोड़ते ही इसका नामकरण कर देंगे। नाम में कितने कार्बन है, 2, तो लिख देंगे एथ, और अगर सिंगल बॉन्ड लगा है तो लिख देंगे एन। ठीक है, अच्छा ये सिंगल बॉन्ड में एन जोड़ा जा रहा है, डबल बॉन्ड में इन जोड़ा जाता है और ट्रिपल बॉन्ड में आइन जोड़ा जाता है। ठीक है, ये अभी हम आगे बात करेंगे जब कार्बनिक यौगिकों के प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें संतृप्त और असंतृप्त भी आएगा। अभी हम चक्रीय और अचक्रीय की बात कर रहे हैं। तो ये अचक्रीय या एलिफैटिक हो गए। अब दूसरा इसमें समझते हैं हम, जो कि है आपका चक्रीय या एरोमेटिक। दूसरा क्या रहेगा, चक्रीय या एरोमेटिक। अब चक्रीय जो होता है, हटा नहीं, नोट कर लीजिएगा। अब चक्रीय जो होता है उसकी बात करते हैं, चक्रीय। ठीक है भैया, तो चक्रीय में क्या होगा कि कार्बन जो है, चक्रीय के 2 प्रकार थे, एक था सम और एक था विषम। दोनों होते सेम ही है, लेकिन सम में केवल कार्बन होंगे और विषम में ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, या फास्फोरस भी हो सकता है। इसके साथ कोई अनुलग्न भी जुड़ सकता है, जैसे CH3 भी जुड़ सकता है। तो इस तरह से सम अगर है तो बात करते हैं कैसे। देखिए चक्रीय है, तो चक्रीय में 1 2 3 कार्बन हम अगर इस तरह से लिखें तो ये देखो कार्बन सीधे लिखे हैं, लेकिन अगर इस तरह से कार्बन लिखें ये, ठीक है, और इसमें देखना 2 कार्बन हो गए तो हाइड्रोजन कितने आएंगे, 2। यहाँ भी 2 बॉन्ड बन चुके हैं, 2 बॉन्ड बन चुके हैं, तो 2 ही बॉन्ड और बनेंगे जो कि दोनों किसके होंगे, हाइड्रोजन के। ठीक है, तो ये 3 हो गए, या इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, सिर्फ त्रिभुज एक बना दो इस तरह से। ठीक है, रसायन विज्ञान में जब कार्बनिक यौगिक लिखते हैं तो ये साइकिल बन जाती है एक। ठीक है, क्योंकि ये आपस में जुड़े हैं, इसमें ये नहीं बता सकते कि शुरुआत कहाँ से है। तो जब शुरुआत के बारे में नहीं पता होता है तो वो हो जाते हैं चक्रीय यौगिक। ठीक है, तो उनका जब नाम लिखते हैं, देखो 3 कार्बन है तो नाम तो इसका प्रोपेन ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ ये साइकिल की तरह है तो नाम में पहले हम यहाँ साइकिल जोड़ देंगे, यानी इसका जो नाम होगा वो हो जाएगा साइक्लो, साइक्लो। और 3 कार्बन है तो प्रोपेन। अब देखा सिंगल बॉन्ड ही है, जब सिंगल बॉन्ड है तो क्या रहेगा, एन रहेगा, तो साइक्लो प्रोपेन। इसी तरह से अगर यहाँ 4 कार्बन हो जाए, ठीक, इस तरह बन जाए एक चौखंटा घर जैसा, इस तरह से, ठीक, तब इसमें क्या होगा,
हाइड्रोजन सब जगह दो तो जोड़ देंगे, 4 कार्बन है तो क्या लिख देंगे हम यहाँ ब्यूट, और क्या जोड़ देंगे एन जोड़ देंगे, लेकिन नाम से पहले क्या लिख देंगे साइक्लो। ठीक, इसी तरह से अगर 5 कार्बन हो जाए, ठीक है, ये 5 कार्बन हो जाए, यानी ये स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगा आपका घर के जैसा, ठीक है, CH2 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 और ये भी आपका CH2, नाम क्या हो जाएगा इसका साइक्लो। 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे पेंट लिख देंगे, पेंटेन, ठीक है, तो ये चक्री हो जाएगा। ठीक है भैया, तो यहाँ जो चक्री बनते हैं वो 4 कार्बन, 3 4 5 6, इसी तरह से 6 का भी बन जाएगा, यहाँ जोड़ देंगे तो वहाँ 6 कार्बन हो जाएंगे, तो उसमें पेंट की जगह क्या आ जाएगा हेक्स आ जाएगा, हेप्ट आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपका साइक्लो होता है, जिसमें कि नाम सिर्फ श्रृंखला के जैसे लिखे जाते हैं, लेकिन नाम से पहले साइक्लो लिख देते हैं ताकि पता चल जाए हमको कि इसकी संरचना कैसी है, गोल है, चक्रीय संरचना है इसकी, तो इसलिए इसको चक्रीय कहा जाता है। ठीक है, ये एरोमेटिक के ही अंतर्गत इसको पढ़ा जाता है। सम है ये क्योंकि इसमें सारे कार्बन ही जुड़े हैं, बीच में कोई दूसरा नहीं आया है। कार्बन के साथ में अगर ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, हाइड्रोजन को नहीं गिनना है यहाँ, सिर्फ और सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जो आएगा उसको हम विषम में देखेंगे। तो यहाँ आपका ये जो 3 कंपाउंड हो जाएंगे, इसके अलावा और भी बना सकते हैं, वो सभी क्या होंगे सम, चक्रीय और एरोमेटिक होंगे। ठीक है, यहाँ एक बात और कर लेते हैं, इसमें एक चीज और देख लेते हैं जो कि ऑक्सीजन आ जाए इसमें। ठीक है भैया, तो ऑक्सीजन वाला देख लेते हैं। विषम है तो इसमें मान लीजिए ये हो गया, और यहाँ क्या आ जाए ऑक्सीजन, इस तरह से, यानी कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ आ गया आपका ये ऑक्सीजन, दो दो दो। तो ये आपका एक साइक्लिक संरचना हो गई, और इसमें क्या हो गया ऑक्सीजन आ गया, तो ये क्या हो गया आपका साइक्लो है, लेकिन ये क्या है विषम है। अब इसमें 4 कार्बन है, तो इसमें 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे ब्यूट लिख देंगे, साइक्लो ऑक्सी ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। तो ये आपका सम और विषम चक्रीय की बात हमने कर ली। अब आगे यहाँ हम बात करेंगे किसकी, जो आपका एरोमेटिक, जो प्योर श्रृंखला एरोमेटिक की होती है, जिसको हम लोग कहते हैं बेंजीन की श्रृंखला। तो आगे हम देखेंगे यहाँ बेंजीन। ठीक है, तो बेंजीन में क्या होगा, अब बेंजीन में अल्टरनेट होता है डबल बॉन्ड। ठीक है, बेंजीन प्योर एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक ये भी है, लेकिन ये चक्रीय के अंतर्गत आते हैं। और जो ये दूसरे प्रकार के एरोमेटिक हैं, ये बेंजीन श्रृंखला होती है। इसमें क्या होता है कि कार्बन आपके होते हैं 6 कार्बन होते हैं, और इसमें क्या होता है कि अल्टरनेट कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है, एक यहाँ तो एक यहाँ, दूसरा यहाँ, और सब में क्या जोड़ देते हैं भैया हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। इसमें सब में एक एक हाइड्रोजन आएगा। बॉन्ड चेक कर लेंगे, कार्बन कितने बंध बनाता है, 4 बंध बनाता है। देखना इसमें कितने हैं, 2 ये हो गए, एक ये हो गया, एक हाइड्रोजन, 4 हो गए। इसी तरह से सब में आप देखेंगे 2 1 3 और 1 4, 4 बॉन्ड होंगे किसके कार्बन के, तो कार्बन हमेशा 4 बंध ही बनाएगा। तो ये जो है इसको हम लोग कहते हैं बेंजीन। बार बार इसको बनाना थोड़ा कठिन होता है, तो इसलिए इसको हम सीधे प्रतीक के रूप में इस तरह से दिखा देते हैं। ये हो गई आपकी बेंजीन, ऐसे भी दिखा देते हैं, या फिर ये बना के बीच में क्या बना दो सीधे गोला बना दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी बेंजीन। ठीक है, तो ये प्योर एरोमेटिक कंपाउंड होता है। इसके बारे में, इससे जो भी यौगिक बनते हैं वो सभी आप पढ़ेंगे जाके इंटर में, जो आपका पहला चैप्टर है हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। ठीक है, वो भी इसी चैनल पे जल्द ही इसके पहले लेसन का वीडियो आने वाला है। तो यहाँ आपको सिर्फ इंट्रो दिया गया है जो कि हाई स्कूल में है, और जो पूरा चैप्टर है इससे संबंधित जो रिएक्शंस होती हैं, कैसे बनता है और क्या क्या इसके उपयोग होते हैं, क्या रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, वो सारी आपकी आगे दी गई हैं। तो यहाँ हम एरोमेटिक देख चुके। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपकी हेडिंग रहेगी हाइड्रोकार्बन। क्या हेडिंग रहेगी भैया हाइड्रोकार्बन, तो हेडिंग डाल लेंगे सभी लोग हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन नाम से ही समझ में आ रहा है, हाइड्रोकार्बन लिखा है तो इसमें क्या आएगा हाइड्रोजन आएगा, और क्या आएगा कार्बन आएगा। ठीक है, तो इसमें इसकी परिभाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे जो यौगिक हाइड्रोजन और कार्बन, जो यौगिक हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बनते हैं, वे हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, वे हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 संतृप्त हाइड्रोकार्बन, नंबर 2 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के हो गए, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरे हो गए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हेडिंग लगा लेंगे पहली वाली संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये हेडिंग रहेगी आपकी, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में लिखेंगे, इंग्लिश लिख लेंगे। इसकी इंग्लिश क्या होती है, संतृप्त की होती है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
और इसी तरह से उसकी हो जाएगी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो सैचुरेटेड यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा लिखेंगे, हेडिंग बना करके लिखेंगे। इसमें लिखिए ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा जुड़ी होती हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध के द्वारा जुड़ी होती हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इन्हें एल्केन या पैराफिन भी कहा जाता है। इन्हें एल्केन या पैराफिन भी कहा जाता है। इन्हें एल्केन या पैराफिन भी कहा जाता है। ठीक, अब नीचे हेडिंग लगा लेंगे एल्केन। हेडिंग क्या लगा लेंगे? एल्केन। एल्केन हेडिंग लगा लेंगे, उसमें लिख लेंगे हेडिंग लगा करके सामान्य सूत्र CnH2n+2। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है भैया CnH2n+2। ये आप याद कर लेंगे, बिल्कुल आप अपने गले में बांध लेंगे। क्या होता है एल्केन का सामान्य सूत्र? CnH2n+2, क्योंकि इसी से सारा काम होना है यहाँ। और ये एल्केन लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है? एल्केन। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एल्क प्लस एन, जहाँ एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड। एन का मतलब क्या है? सिंगल बॉन्ड। और जो एल्क है इसका मतलब होता है कार्बन। यानी जहां कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे वो क्या होगा? एल्केन होगा। यानी कार्बन जब भी सिंगल बॉन्ड से जुड़े आपको दिखेंगे, पूरी श्रृंखला कार्बन कार्बन की जुड़ी हो और वो सब सिंगल बॉन्ड ही होंगे, तभी आप उसको क्या बोलेंगे? एल्केन बोलेंगे यहाँ पर। और एल्केनों का सामान्य सूत्र CnH2n+2, जहां n बराबर 1 रखेंगे पहले। तो जब 1 रखेंगे तो ये आपका आएगा C1 और H 2 इंटू 1 2 और +2 प्लस 2 क्या होगा? 4। तो C1 नहीं लिखा जाता है, क्या लिख देंगे? CH4। ठीक, 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पीछे एक तो है, तो CH4। ठीक, CH4 लिखा है तो यहाँ कार्बन 1 है और हाइड्रोजन उसकी तरफ 4 है, और सभी हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो ये एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन हो गए, तो ये हो गया आपका। नाम इसका कर देते हैं, नामकरण कर देते हैं। इसमें देखो एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? मेथ। और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो मेथ में एन जोड़ेंगे। तो मेथ में जब भी एन जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा क्या? मेथेन। ठीक, इंग्लिश में ये लिखेंगे और हिंदी में भी यही लिखेंगे जो आपको दिख रहा है, क्या होगा? मेथेन। ठीक भैया, क्या हो जाएगा? मेथेन। इसी तरह से n बराबर 1 रखा था, अब इसी में हम n बराबर अगर 2 रख दें, यहाँ रखते हैं n बराबर 2 रखने पर 2 रखेंगे तो C2 आ जाएगा। C2 हुआ और 2 इंटू 2 यानी 4 और 4 + 2 यानी 6, यानी कि हाइड्रोजन कितने हुए? 6। कार्बन 2 है और हाइड्रोजन कितने हैं? 6। तो एक कार्बन 4 बंध बनाता है, तो कार्बन के चारों तरफ हमेशा सिंगल बॉन्ड लिख लेंगे यहाँ। और हाइड्रोजन कितने हैं? 6, तो सब में एक एक हाइड्रोजन भी चिपका देंगे। तो 1 2 3 4 5 6, देख लो एक बार, हाइड्रोजन 6 हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए। नामकरण करते हैं, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? एथ। और यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो एथ में क्या जोड़ देंगे? एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेन। क्या पढ़ेंगे इसको? एथेन। इसी तरह से n बराबर अगर हम 3 रखें, ये और दूसरा ये तीसरा, n बराबर 3 रखें तो देखो C3 और H कितना? 3 दूनी 6 और 6 और 2 8, H 8। कार्बन है आपके 3, सब क्या बनाएंगे? 4 बंध बनाते हैं और हाइड्रोजन कितने हैं? 8। फटाफट सब में एक एक हाइड्रोजन चिपका दो। तो कार्बन हो गए 3 और 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हमेशा? प्रोप। और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो इसमें क्या जोड़ेंगे? प्रोप प्लस एन, और ये हो जाएगा आपका प्रोपेन। और नाम हिंदी में भी वही लिख देंगे, प्रोपेन। यानी कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन। सरल है ये, आसान है। तो n बराबर 3 रखा तो प्रोपेन। अब इसी तरह से n बराबर अगर हम 4 रखें तो C4 और 4 दूनी 8, 8 और 2 10, यानी H कितने आएंगे? 10, यानी C4 और H 10। 4 कार्बन बना लेंगे सीधे सीधे, सिंगल बॉन्ड से सारे जोड़ देंगे। कार्बन 4 बंद बनाता है तो चारों तरफ एक एक लाइन खींच देंगे, यानी कि बॉन्ड बना लेंगे और सब में हाइड्रोजन जोड़ देंगे। और लास्ट में हाइड्रोजन गिन लेना कि कितने हाइड्रोजन हो गए हैं, 10 हुए कि ज्यादा हो गए? ज्यादा हो गए तो आप गलत कर रहे होंगे, कम हो गए तो भी गलत कर रहे होंगे। 10 ही हाइड्रोजन बनेंगे। तो जब C4H10 हो जाएगा तो उसका नाम क्या लिख देंगे? ब्यूट प्लस एन, यानी ब्यूट प्लस एन का मतलब होता है ब्यूटेन। तो यहाँ कार्बन के 4 कंपाउंड ब्यूटेन बन जाएंगे इसी तरह से। और अगर पांचवा बनाना चाहें तो n बराबर हम अगर 5 रख दें तो आपका हो जाएगा C5 और H, 5 दूनी 10 और 2 12, यानी कि C5H12, जिसका कि नाम हो जाएगा क्या? पेंटेन। पेंट कहते हैं 5 नंबर के कार्बन को। ठीक है, इसी तरह से 6 रखेंगे तो हेक्स बन जाएगा, और 7 रखेंगे तो हेप्ट बन जाएगा, 8 रखेंगे तो ऑक्ट बन जाएगा, और 9 रखेंगे तो नन बन जाएगा, 10 रखेंगे डेक बन जाएगा। इसी तरह से सारे आपके कार्बन बनते हुए चले जाएंगे। तो ये आपकी हो गई कौन सी श्रृंखला? एल्केन श्रृंखला। ठीक, एल्केन श्रृंखला क्या है? आपकी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आती है। हम पढ़ रहे हैं यहाँ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन।
एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में सीधी श्रृंखला होती है कार्बन की, और कार्बनिक यौगिक के हिसाब से देखें तो दो प्रकार के, संतृप्त और असंतृप्त। ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है, और कार्बनिक यौगिक में चक्रीय और अचक्रीय ऊपर आपको बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक ही एग्जाम्पल है आपका एल्केन, जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इसके पहला कंपाउंड मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, एफ्टेन, ऑक्टेन, और सेम ऐसे ही बनता हुआ चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जो कि है आपकी दूसरी हेडिंग, वो लिखेंगे आप असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हेडिंग डालेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और इसमें लिखेंगे क्या, लिखेंगे वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम, कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक द्विबंध, एक द्विबंध यानी डबल बॉन्ड, एक द्विबंध यानी डबल बॉन्ड, या त्रिबंध, द्विबंध या त्रिबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है, द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। नई लाइन से लिखेंगे, ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक एल्कीन, नंबर दो एल्काइन, नंबर एक एल्कीन, नंबर दो एल्काइन। अब हेडिंग लगा लेंगे एल्कीन। ठीक, एल्कीन, तो यहाँ एल्कीन है यानी एल्क प्लस ईन आएगा। यहाँ भी एल्क का मतलब होता है कार्बन, और ईन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, यानी कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जब भी जुड़ा होगा तो एल्कीन श्रेणी होगी। और उसका सामान्य सूत्र लिख लेंगे, आपका होता है उसका सामान्य सूत्र CnH2n, सामान्य सूत्र CnH2n। ठीक है, CnH2n। अब इसके कंपाउंड बनाते हैं सीधे सीधे, तो इसमें कंपाउंड बनाएंगे, क्या लिखेंगे, n बराबर हम क्या लिख दें 1, n बराबर 1 रखेंगे तो C1 आएगा, और H कितना आएगा 2, यानी CH2 आएगा। और CH2 को जब बनाओगे तो कार्बन में 4 बॉन्ड बनते हैं, लेकिन हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं इसमें 2। ठीक है, 2 हाइड्रोजन के आने से ये कोई पूरा कंपाउंड बना ही नहीं, 4 हाइड्रोजन आते तो इसमें बना लेते, तो ये 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं इसलिए ये बन नहीं सकता। तो n बराबर 1 रखने पर इसमें कोई कंपाउंड नहीं बनता है, तो इसलिए इसको यहाँ से छोड़ देते हैं। तो n बराबर आगे बढ़ जाते हैं, तो n बराबर 1 नहीं रखेंगे, फिर क्या रखेंगे 2 सीधे, तो 2 रखेंगे तो आएगा क्या C2 और H 2 दूनी 4, C2H4, 2 कार्बन है, बना लेंगे। अब दोनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड नहीं आएगा, क्या आएगा डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, तो जब डबल बॉन्ड आएगा तो यहाँ कार्बन 4 बंध बनाता है, देखो 2 बना चुका है तो आगे 2 ही लाइनें खींचेंगे, 3 नहीं खींच देंगे। ठीक है, क्योंकि 2 बना चुका है। हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो 1 2 3 4। ठीक, अब इसका नामकरण कर देते हैं, देखो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए हमेशा क्या लिखते हैं एथ, और डबल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ते हैं इन, EN, और सिंगल बॉन्ड था तो क्या जोड़ रहे थे ANE। तो इसका नाम क्या हो जाएगा एथीन, एथीन कहते हैं, या इसी को दूसरा नाम कहते हैं एथिलीन। ठीक है, सामान्य नाम इसका होता है एथिलीन। इसी तरह से n बराबर 3 रखेंगे अब, तो जब 3 रखेंगे तो आएगा C3, तो H कितने आ जाएंगे 3 दूनी 6, कार्बन 3 है, बना लेंगे 3 कार्बन, 1 2 3, कार्बन के बीच क्या होगा डबल बॉन्ड। अब इसमें ये ध्यान रखना सब जगह डबल बॉन्ड नहीं होता है, अगर 2 से ज़्यादा कार्बन आ रहे हैं तो एक ही जगह डबल बॉन्ड होगा, ऐसा नहीं कि सब जगह डबल बॉन्ड लगातार लगाते ही चले जाए, तो वो गलत हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड एक जगह लगा लेंगे। अब यहाँ चेक करेंगे 4 बंद हो गए कार्बन के, ये देखो 3 बना चुका है, यहाँ 1 आएगा, इसमें 1 ही बनाया है तो यहाँ पर 4 आएंगे। 6 हाइड्रोजन बना दो, ये हो गए आपके 6 हाइड्रोजन। नामकरण कर देंगे, नामकरण कर देंगे तो 1 2 3, 3 को लिए क्या लिखते हैं हम हमेशा प्रॉप, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे इन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपीन, या इसको सामान्य नाम कहते हैं इसका प्रोपिलीन। ठीक, इसका एथिलीन और इसका प्रोपिलीन। सेम इसी तरह से n बराबर हम क्या रख दें, अगर 4 रख दें, n बराबर जैसे ही 4 रखेंगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा C4 और H 4 दूनी 8। 4 कार्बन बना लेंगे फटाफट, एक जगह क्या लगा देंगे डबल बॉन्ड, यहाँ पर बन गए बॉन्ड, और हाइड्रोजन कितने हैं 8, तो 1 2 3 4 5 6 7, और ये हो गया आपका 8। 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए हमेशा क्या लिखते हैं ब्यूट, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे इन, यानी कि ENE। नाम इसका क्या हो जाएगा ब्यूटीन, या सामान्य नाम में इसको कहते हैं ब्यूटिलीन, एथिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन। इसी तरह से अगर हम n बराबर, इसमें सामान्य सूत्र है जो इसका, इसमें n बराबर अगर हम 5 रख दें, 4 तक तो हो ही गया है, हाँ 4 तक हो गया, अगर 5 रख देंगे तो इसका फॉर्मूला जो बन जाएगा C5 और H 5 दूनी 10, यानी C5H 10 बन जाएगा। तो कार्बन 5 बना लेंगे और एक जगह शुरुआत में ही लगा देंगे डबल बॉन्ड
और चेक कर लेंगे कि कार्बन ने 4 बंध ही बनाए हैं या नहीं। अगर 4 बंध ही बनाते हैं तो बड़े आराम से आप हाइड्रोजन लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ कार्बन ने 4 बंध बनाए हैं, सब जगह 4 बंध चेक करके आप आगे की सीरीज को कॉपी पर बनाएंगे 10 तक। ठीक है, तो सबके नाम भी इसी तरह से लिख लेंगे। 5वां जो आएगा उसका नाम क्या होगा, पेंटीन या पेंटिलीन, और 6वां जो आएगा वो होगा हेक्सीन। इसी तरह से आगे हेप्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन लिखते हुए चले जाएंगे। अब यहाँ 1 नंबर था आपका एल्कीन, और नंबर 2 में हेडिंग लिख लेंगे एल्काइन। दूसरे नंबर की हेडिंग क्या रहेगी, एल्काइन। ठीक है, दूसरे नंबर की हेडिंग डालेंगे एल्काइन, फिर वही इसमें लिखेंगे एल्काइन। ये क्या रहेगा, एल्काइन, एल्क प्लस आइन। एल्क मतलब कार्बन, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, यानी जब कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वहां एल्काइन श्रृंखला मानी जाएगी। इसका सामान्य सूत्र लिख लेंगे CnH2n माइनस में 2, CnH2n माइनस 2 इसका सामान्य सूत्र होता है। जिस तरह से एल्केन और एल्कीन का था, इसका भी होता है। तो यहाँ भी n बराबर 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो C1 और 2 एकम 2 और 0 हो जाएगा। तो n बराबर 1 रखने पर कुछ नहीं मिलता है, तो यहाँ भी 2 से शुरू करते हैं। ठीक है, 2 रखेंगे तो आएगा C2 और H 2 दूनी 4, 4 में 2 गए 2, तो C2H2 हो गया। तो C2H2 की संरचना बनाएंगे। कार्बन कितने हैं, 2, कितने बनेंगे बॉन्ड, 3, क्योंकि क्या है एल्काइन, तो 3 बॉन्ड बन गए। अब 3 बॉन्ड तो कार्बन ने बना ही लिए हैं, तो एक और बनाएगा, एक इधर एक इधर, हाइड्रोजन उसमें भी जोड़ देंगे। हाइड्रोजन कितने थे अपने पास, 2, तो दोनों हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे यहाँ पर। तो ये आपका हो जाएगा C2H2। नाम इसका अगर देखें तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एथ, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, तो इसका नाम हो जाएगा एथाइन, या इसी को हम लोग कहते हैं एसीटिलीन। C2H2 गैस होती है, एसीटिलीन इसका नाम होता है, और इसका प्रयोग वेल्डिंग वगैरह जब करते हैं तो वेल्डिंग में जो गैस प्रयोग की जाती है वो एसीटिलीन गैस ही होती है, C2H2। अब n बराबर अगर हम 3 रखें, आगे बढ़ते हैं, इसी में 3 रखेंगे तो आएगा C3, और 3 दूनी 6, 6 में 2 गए 4, तो C3H4 आ जाएगा। कार्बन कितने हैं, 3, और एक जगह क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो 3 बंद बना चुका है, एक और बनाएगा, ये चारों बना चुका है तो ये वाला 4 बना लेगा। तो यहाँ 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, इसमें एक और नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे, देखो 3 पीछे बन गए हैं और एक आगे बन गया है, तो जब कार्बन ने 4 बंद बना ही लिए हैं तो 5 बनवा दोगे, 5 नहीं बनेंगे, कितने बनेंगे, 4 ही बनेंगे। ये ध्यान रखना है बनाते समय। अब इसी तरह से इसका नामकरण कर दो भैया, तो नाम देखो 3 है क्या इसमें कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रो, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। क्या लिख देंगे, प्रोपाइन इसका नाम हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, n बराबर क्या लिखते हैं, 4, 4 रखो इसमें, तो C4 और H, 4 दूनी 8, 8 में 2 गए 6, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन बना लेंगे, और एक जगह क्या है, ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे। बाकी सब जगह 4 बॉन्ड बना रहा है कार्बन की नहीं, ये चेक कर लेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, देखो यहाँ 4 बॉन्ड ये बना रहा है दोनों तरफ, तो हाइड्रोजन लगाने की जरूरत है नहीं, तो लगाएंगे नहीं। यहाँ 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए क्या लिख देंगे, ब्यूट, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगा रहे हैं। तो जब ये ई और वाई दोनों जब साथ में आ जाएं तो यहाँ ई हटा देते हैं और वाई बनी रहने देते हैं, तो इसका नाम हो जाता है ब्यूटाइन। ठीक, तो इसको कहते हैं ब्यूटाइन। इसी तरह से n बराबर 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, 7 रखेंगे, 8 रखेंगे, समझ में आ गया होगा आपके। तो n बराबर जब 5 रखेंगे तो n C5, 5 दूनी 10, 10 में 2 गए 8, तो C5H8 श्रृंखला बनाएंगे, 5 कार्बन बना लेंगे, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड रख देंगे और उसका नामकरण कर लेंगे, तो क्या आएगा, पेंटीन, पेंटाइन हो जाएगा। और इसी तरह से हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, ये आपका एल्काइन की श्रृंखला पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल एल्केन होता है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन दोनों चीजें आती हैं यहाँ पर। तो दोनों ही श्रृंखलाओं की हमने यहाँ पर बात कर ली है। तो ये आपकी जो रसायन विज्ञान में हाइड्रोकार्बन जो आपका बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपके पेपर में 4 से 5 नंबर या 6 नंबर का भी IUPAC तो आती ही है, उसके साथ में भी कुछ चीजें पूछी जाती हैं डायरेक्ट परिभाषा के रूप में। तो संतृप्त कार्बन किसे कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, वे कार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड या एकल बंध बनता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे कि एल्केन, एल्केन की 2-3 एग्जांपल लिख देंगे, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, वो आपका हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसी तरह से असंतृप्त में दोनों आते हैं, एल्कीन और एल्काइन, यानी जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बने होते हैं, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे में लिख देंगे एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, तो ये आपका संतृप्त और असंतृप्त का कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो जाता है यहाँ से। तो इसके बाद आगे चलते हैं, आगे अगली हेडिंग रहेगी क्रियात्मक समूह, यानी कि फंक्शनल ग्रुप। हेडिंग डालेंगे क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित वह विशिष्ट परमाणु, कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित वह विशिष्ट परमाणु या परमाणुओं का समूह, या परमाणुओं का समूह जो उस यौगिक के रासायनिक गुणधर्मों
जो उस यौगिक के रासायनिक गुण धर्मों और सक्रियता को निर्धारित करता है क्रियात्मक समूह कहलाता है। कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित वह विशिष्ट परमाणु या परमाणुओं का समूह जो उस यौगिक के रासायनिक गुण धर्मों को निर्धारित करता है क्रियात्मक समूह कहलाता है। जैसे 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 में लिख देंगे एल्कोहल, ब्रैकेट में लिख देंगे सिंगल बॉन्ड OH, फिर लिख देंगे एल्डिहाइड, इसमें ब्रैकेट में लिख देंगे सिंगल बॉन्ड CHO, फिर लिख देंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो कि होता है सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक है, तो ये क्रियात्मक समूह होते हैं। क्रियात्मक समूह तो ये क्या करते हैं, रासायनिक गुणधर्मों को निर्धारित करते हैं। रासायनिक में मतलब एल्केन या एल्कीन या एल्काइन की श्रृंखला में ये जुड़ जाएंगे तो उनके गुणों को चेंज कर देते हैं, एक नया तत्व बना लेते हैं, तो इसलिए इनको क्रियात्मक समूह ही कहा जाता है। अब स्क्रीन पर आपके दिख रही होगी एक लिस्ट, इसमें प्रमुख जो क्रियात्मक समूह है, मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये आपको याद करने हैं। याद करेंगे आप तभी आप यहाँ आगे IUPAC में आपको आसानी होगी। सबसे पहले लिखा है यहाँ कार्बोक्सिल समूह, जो कि एग्जांपल में यहाँ लिखवाई दिया है आपको, सिंगल बॉन्ड COOH, और यह इसकी संरचना कैसे बनती है, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा होता है और OH अकेले रहता है। इसी तरह से जो एल्कोहल समूह है उसमें सिंगल बॉन्ड OH होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन और आगे भी सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन से जुड़ी हुई होती है। एल्डिहाइड में सिंगल बॉन्ड CHO होता है, संरचना आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर। और कीटोन में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है पहले, जो कि कार्बन का होता है और ऑक्सीजन के साथ भी वो डबल बॉन्ड बनाए हुए रहता है। और हेलोजन समूह, यहाँ क्लोरो ब्रोमो आयोडो, हेलोजन जो होते हैं ग्रुप समूह जो होता है 17 आवर्त सारणी है जिसमें सभी तत्व हैं। आवर्त सारणी का जो समूह नंबर 17 है उसमें हेलोजन है, और हेलोजन में क्लोरो ब्रोमो और आयोडो ये क्रियात्मक समूह होते हैं, क्योंकि ये एल्केन या एल्कीन या एल्काइन की श्रृंखला में जुड़कर इनके रासायनिक गुणधर्मों को बदल देते हैं, तो यही क्या हो जाते हैं, क्रियात्मक समूह का भी काम करते हैं। एक और है मेथिल समूह जो आपका है CH3 नाम से, इसको मेथिल समूह कहते हैं। तो ये क्रियात्मक समूह है प्रमुख, इनको आपको याद रखना है। इसके अलावा भी कुछ हैं जो आपको नेमिंग में बता दिए जाएंगे। अगला टॉपिक है आपका, हेडिंग रहेगी कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति, यानी कि IUPAC हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो लिस्ट है आपकी प्रमुख क्रियात्मक समूह की, ये लिस्ट आपको याद कर लेनी है ताकि आप IUPAC में नाम आसानी से लिख सकें, क्योंकि क्रियात्मक समूह है, इनके अनुलग्न होते हैं और इन्हीं के पूर्व लग्न होते हैं और इसी से इनका नामकरण किया जाता है। ठीक है भैया, तो IUPAC देखने के लिए आपको देखना होगा इसका अगला एपिसोड, यानी कि पार्ट तीसरा हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा लेसन है, दूसरा वीडियो है ये, और तीसरा वीडियो जल्द ही आएगा जिसमें कि IUPAC डिटेल में आपको पॉइंट वाइज एक एक तरीका जो आपका IUPAC का है आप आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ से आपको IUPAC का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, तो आप पेपर में ये समझिए आप 4 से 6 नंबर बिल्कुल पक्के कर सकते हैं, मक्खन की तरह आप यहाँ पर याद कर लेंगे, मक्खन हो जाएगा चैप्टर, ये बिल्कुल आपको आसानी से लर्न कर सकते हैं। तो जानने के लिए देखते रहिए श्रीहरि कोचिंग सेंटर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और अपने दोस्तों में ये वीडियो जरूर शेयर कर दें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।